सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर नंबर 9 हल जो कर रहे थे। सवाल नंबर पहला बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 18, उसमें 1 से 10 हमने हल कर लिया, उसी में 11वां आ गया, हम हल करेंगे आज। सिंपल सा क्वेश्चन हमें दिया गया है, टिकअप करना है राइट ऑप्शन को। शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है और साथ ही त्रिज्या भी हमें दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, सूत्र लगाना पड़ेगा वक्र पृष्ठ का। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब पाई आर तो ठीक है, एल यानी तिर्यक ऊंचाई, और शंकु के अंदर जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसको निकालने का भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है छोटा सा, अंडर रूट में आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। इसे हम आगे पीछे कर सकते हैं, एच स्क्वायर आगे और आर स्क्वायर को पीछे हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास अंडर रूट आर हमारे पास है 5 प्लस एच हमारे पास है 12, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, और दोनों को जोड़ने पे हो रहा है अंडर रूट में 169, और इसका अंडर रूट निकलेगा 13 से में, और ये क्या निकला एल। तो पाई हमारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन में हम ध्यान से देख रहे हैं सारे ऑप्शन में पाई दिया हुआ है। तो हम किसी भी ऑप्शन का जो पाई दिया गया है हम भी पाई में रखेंगे, कोई आंसर चेंज नहीं करेंगे। आर हमें दे रखी है 5 और एल हमने अभी भी निकाल लिया 13, तो 13 5 65, पाई का पाई और क्षेत्रफल निकला है, तो वर्ग और सेमी जो साथ में था वो आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर ब हो रहा है करेक्ट, उसे हम टिक कर देंगे। आगे सवाल नंबर 12, ये प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हमें दिया गया है कि यदि कोई घटना हो ए, उसके होने की प्रायिकता को दर्शाना, तो हम कैसे दर्शाएंगे। देखिए इसमें सिंपल सा फॉर्मूला एक ही होता है कि प्रायिकता अगर हमें दर्शानी है तो वो 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसके बीच का ही दायरा रहता है। तो यहाँ तो ये कह रहा है 0 से बड़ा, ये बड़ा का निशान हो गया इधर, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पे 1 से छोटे का निशान कह रहा है तो वो भी नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 छोटा और 1 की तरफ बड़ा, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो सकता है। एक बार आगे वाला भी देख ले, माइनस, माइनस में प्रायिकता कभी जाती नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, स, क्योंकि 0 से छोटा और 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं हो सकती और माइनस में भी नहीं जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा स। आगे हमारा है कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या तो हमने प्रश्नावली 1 में देखी भी थी, अंडर रूट 2 को भी हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, अंडर रूट 5 को 3 को उनके साथ जो संख्या आ रही है वो भी साथ में अपरिमेय ही हो जाती है। जैसे अंडर रूट 3 है तो ये पूरा अंडर रूट 3 के साथ में जो आ रखा है वो पूरा अपरिमेय हो जाएगा। अंडर रूट 5 अपरिमेय, उसके साथ में प्लस में 7 6 5 जो भी आ रखा है वो भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय, यानी तीनों ही अपरिमेय नजर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 10 ही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में हमें दिया गया है यहाँ पर P और Q एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद हमारे सामने है, इसके शून्यक है, तो P प्लस Q का मान ज्ञात करो। देखो P और Q इस बहुपद के शून्यक है और हमें निकालना है इन दोनों का प्लस यानी योग। और आप शून्यकों का योग कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी मैंने एक सिंपल तरीका बता रखा था। जैसे अगर गुणांक वैसे पूछे नहीं, बताया था गुणांक निकालने का तरीका होता है C बटा में A, और यदि योग निकालना है तो होगा माइनस B बटा में A। तो इसमें हमारा ऑप्शन मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ब। देखिए शून्यकों का यदि गुणांक निकालना है तब तो फॉर्मूला था C बटा में A, और यदि योग निकालना है और ये योग ही है प्लस, तो इसका फॉर्मूला आता है माइनस B बटा में A, जो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हमने क्लिक कर दिया है। आगे सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में हमें दिया गया समीकरण दे रखी है, इसके अंदर x 0 हो तो y का मान हमें निकालना है। देखिए सिंपल, आप पहले समीकरण को देखेंगे और उस समीकरण में x की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हम क्या रख देते हैं, 0। यही सिंपल हमें रखना है। y की जगह हमें कोई मान अभी दिया नहीं गया, y का मान तो हमें निकालना है, तो y को हम एज इट इज वैसे का वैसे ही रख देंगे। माइनस में 17,
अब बराबर में उत्तर क्या आ रहा है वो हमें बताना। अभी तो हमारे लिए 0 है, वैसे 0 नहीं है, कुछ आएगा वो हमें बताना। 0 मैंने गलत लिख दिया, 0 तो x का मान दिया गया था मैंने रख दिया। 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 माइनस 9y माइनस 17 है। देखिए माइनस का 9y रहेगा, 0 का तब कोई मतलब नहीं है। ये प्लस माइनस का 17 इधर आएगा, किसका आ जाएगा प्लस का 17, और y के साथ वाली संख्या कहाँ जाएगी भाग में, और ये जो माइनस है वो कहाँ जाएगा कॉमन आ जाएगा। वैसे हमें पता भाग लगाए तो माइनस ही आना है, तो y का मान क्या रहा है माइनस 17/9। तो हमारा ऑप्शन नंबर आ रहा है करेक्ट है, उसे हम टिक कर देंगे। ये रहा हमारा राइट ऑप्शन। आगे वाला सवाल दिया गया, यदि त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर एक्स ब्रैकेट में बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर है, तो एक्स का मान जो आ रहा है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल को सरल करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, उसको ऐसे बनाना है हमें कि उसमें हमारे पास जैसे ए बी सी है तो ए बी सी तीनों नाम आ जाए, और डी है वो बी सी का मध्य बिंदु है, ये इसका हो गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब ये कि माध्यिका आ गई जो इस डी से मिला रही है। अब मध्य बिंदु का मतलब एक चीज समझते हैं कि 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज बन गया एबीडी, एक बन गया एसीडी। पहले मैं त्रिभुज ले लेता हूँ एबीडी, कोई भी लेना आप कोई भी ले सकते हो। पहले एबीडी में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें क्योंकि 90 का कोण बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर जो कि है ए बी बराबर आधार और लंब स्क्वायर। तो आधार हमारे पास बन रहा है बी डी, देखिए ये आगे पीछे लिख सकते हैं आधार और लंब, और लंब बन गया ए डी इनका स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। अब ऐसे दूसरा जो त्रिभुज हमारा बन रहा था उसे ले लेंगे। दूसरा त्रिभुज बन रहा है एसीडी, उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें भी कर्ण का स्क्वायर आधार लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण कौन सा हो गया एसी, और लंब और आधार बन गया हमारे पास यहाँ पर डीसी और प्लस में एडी। ये होगी समीकरण नंबर 2। साथ में एक चीज और देख लेते हैं, जब आपको दिया मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब सभी समझते हैं कि बी डी और डीसी दोनों क्या है बराबर है। इसे समीकरण आप 3 के रूप में या किसी भी रूप में लिख सकते हैं क्योंकि मध्य बिंदु है, साफ साफ क्वेश्चन में दिया भी गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी समीकरण 1 और 2 और 3 के अनुसार। सबसे पहले 1 और 2 को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कैसे जुड़ेगी, इधर वाले इधर जुड़ेंगे, जैसे ए बी है प्लस में ए सी है, और बराबर में इधर वाले इधर जुड़ेंगे, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। जुड़ रहे हैं तो ये भी जुड़ेंगी, प्लस डी सी का स्क्वायर और प्लस में ए डी का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों तो अलग अलग है तो वैसे के वैसे ही रखे जाएंगे। इधर हम देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिए बी डी है, ठीक है। दूसरा हम यहां देख पा रहे हैं एडी है, ठीक है। एडी वैसे का वैसे ही रख देंगे, हम साइड में एक बार रख देते हैं। अब हमारे पास आ रहा है डीसी, देखो बीडी आ गया था डीसी, ये तो दोनों एक साथ प्लस हो सकते हैं तो हम इनको प्लस कर देते हैं। और वैसे हमने एक चीज यहाँ पे देख भी ली है, ठीक है, कि बीडी और डीसी दोनों क्या होते हैं बराबर, तो हम डीसी की जगह बीडी रख सकते हैं, समान हो तो अच्छी बात है। और अब हमारे पास क्या बचा है लास्ट में एडी का स्क्वायर, तो इधर वाले तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इधर वाले बीडी बीडी कितने हो गए 2 बीडी स्क्वायर हो गए, कितने हो गए 2 प्लस हो गए ना, और प्लस में एडी एडी कितने हो गए 2 एडी स्क्वायर हो गए। तो इधर वाले तो बेचारे शुरू से वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, इधर वालों का है तो दोनों में कॉमन आ गया 2, और बच्चा क्या है बी डी स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन आ गया ए डी स्क्वायर, यही बचा है। अब जाते हैं हमें क्या सिद्ध करना था, क्या हमें बताना था, हमें बताना था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये तो बराबर है, बराबर एक्स की जगह 2 आ रहा है, बाकी सेम का सेम, यानी एक्स की जगह मान कितना आया था 2, तो यही मान था हमारे एक्स के बराबर।
ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है हम टिक कर देते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 आया है, तो उसे हम टिक कर देते हैं बाय। आगे सवाल नंबर है 17। सवाल नंबर जो 17 में दिया गया है, किसी मीनार, प्रश्नावली 9 से ये, किसी मीनार के आधार से ए तथा बी ये दूरी पर उसी सरल रेखा में स्थित है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30-60 है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए, इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, इसमें दिया हुआ एक मीनार है, ठीक है। उस मीनार से धरती पर कोई एक बिंदु, वहां से मीनार का शिखर का कोण, और थोड़ा सा और आगे जाके वहीं से मीनार के शिखर से कोण बन रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमेशा जो कोण नजदीक में बनता है हमारा, वो कोण होता है हमेशा बड़ा कोण। अगर आपको 30-60 दिए तो इधर 60 होगा और इधर क्या होगा 30, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वो कोण क्या है कि छोटा होता चला जाएगा। इसमें हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है ये। अब जो हमें ये दिया गया, ये हमें बोला है कि मीनार के आधार से पूरी जो दूरी है वो ए है, यानी ये पूरी दूरी कितनी है, ए है। और दूसरी वाली दूरी को हम क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं, यानी कि छोटे वाली दूरी को। लेकिन हमें एक्चुअली बताना तो ये एच ही है। तो इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो एक आकृति ले रखी है, इसमें छोटी वाली आकृति लेते हैं हमेशा, यानी जो बड़ा एंगल होता है, बीच में छोटी आकृति बनती है, उसमें बड़ा एंगल बनेगा, वो हमें लेना है। तो हमने ये छोटा त्रिभुज ले लिया, जिसका नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर, और ये हो गया एस। तो हम छोटे वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो उसका नाम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखिए, इस आकृति में सबसे पहले मेरे पास एक एच और एक बी है। नाप तो वैसे दोनों ही नहीं है, लेकिन जो भी दिया हुआ उसी को हम लिख लेंगे, ठीक है। हम ले रहे हैं यहाँ इसमें लंब बट्टा आधार, कर्ण की हमें आवश्यकता नहीं है। तो लंब बट्टा आधार किस में होता है, अगर आपने देखा होगा तो आप लिख सकते हो किस में होता है। लंब हमारे पास एच है, आधार हमारे पास बी है, और लंब बट्टा आधार होता है tan में। आप लाल कक्का की ट्रिक से देख सकते हो, और उसमें एंगल आएगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे h बट्टा बी तो वो का वही रहेगा, क्योंकि कोई भी नाप नहीं है, सिर्फ यही है। हाँ, tan 60 का मान जरूर हमारे पास आता है √3। तो हम क्या करते हैं, हमें ऊंचाई बतानी, तो हम ऊंचाई को यहीं छोड़ देते हैं, √3 सामने था। ये b जो भाग में वो किस में चला जाएगा, गुणा में। तो इसका मान क्या आ जाएगा, h बराबर b √3, √ की संख्या पीछे चली जाती है। ये ऊंचाई आई है, लेकिन ये हमारे दिए गए ऑप्शन से पूरी नहीं बैठ रही है, तो हम इसे आगे हल करना पड़ रहा है। अगर ये ऑप्शन आ जाता तो ऊंचाई हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाता। तो अब हमें जो दूसरा त्रिभुज दिया उसको भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज है पी आर एस, ये दूसरा त्रिभुज हमारे पास है। तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज पी आर एस में। पहले ये वाला त्रिभुज लिया था, अब ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो इसमें हम क्या ले पाएंगे, इसमें हमें पता है एंगल तो 30 डिग्री का है, पहली चीज। और इसमें भी हम लंब बटा आधार ही ले रहे हैं, तो लंब बटा आधार किस में आती है, tan में। लंब h और पूरा आधार क्या बन रहा है, a। तो हो गया h बट्टा a बराबर tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3। इसमें हमें थोड़ी वज्र गुणा करनी पड़ेगी, यानी a की गुणा a से a, और h की गुणा √3 से, यानी कि हो गया हमारे पास, ये हो गया है h √3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था इसके अंदर, सबसे पहले h को हम इसी तरफ रख देंगे, क्योंकि h निकालनी हमें √3, सॉरी h है बराबर में a है, और ये जो √3 गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो एक समीकरण से हमने h का मान निकाला था, ये रहा, और एक समीकरण से हमने h का मान ये निकाल लिया। कहने का मतलब ये है कि समीकरण 1 में h का मान और समीकरण 2 में h का मान दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ऊंचाई तो बराबर ही होती है। तो ये मान इसके बराबर, ये मान इसके बराबर, यानी ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं। तो इनको हम बराबर लिख सकते हैं।
हम लिख सकते हैं b√3 बराबर है a/√3 के, समीकरण 1 व 2 से। अब हम देखते हैं इसमें जो भी हल हो सकता है। हम क्या करते हैं, a को यहीं छोड़ देते हैं, b था, ये √3 तो था, ये भाग में जो √3 है वो इधर है, किस में हो गया, गुणा में चला गया, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, √3 की गुणा √3 से करने पे 3 आ गया और b का b आ गया और बराबर में है a। एक चीज ध्यान रखिएगा, अंडर जब भी हम लिखते हैं तब वो संख्या a b के बाद लिखा जाता है, और अगर वो अंडर हट के संख्या बन जाए तो वो उस a b से आगे आ जाता है। बराबर में a का मान निकल चुका है, ठीक है, लेकिन हमें a का मान नहीं बताना था, हमें तो बताना था h का मान। और h का मान कैसे आ सकता है, वो हम समीकरण 1 या 2 से h ले सकते हैं। अब हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, वो ये देनी है कि हमारा जो अगर h का मान आ रहा है, अगर हम इस 3 को रखेंगे कहीं पर तो वो 3 या √3 में मान आएगा, जबकि ऑप्शन में कहीं भी 3 या √3 नहीं है। तो हमें इस 3 या √3 को हटाना है। तो हम समीकरण 1 और 2 को वापस लेंगे और उनसे एक चीज़ देखेंगे कि हम इस √3 के बराबर मान ले आते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में था हमारे पास h बराबर b√3, √3 को यहाँ रख दो, बराबर में h था और ये b गुणा में भाग में चला गया। ऐसे हम समीकरण 2 से लेते हैं कि हम क्या करते हैं, सामने h था, ठीक है, हमें क्या करना है, ये √3 जो यहाँ पर है, ठीक है, उसको हमें अलग करना है। तो हम कैसे करेंगे, √3 जो भाग में वो चला जाएगा इसके साथ गुणा में, और बराबर में क्या रह गया a। लेकिन हमें √3 को अकेला रख देना है, बराबर में a था और ये h जो गुणा में भाग में आ गया। तो कहने मतलब ये भी √3 के बराबर और ये भी √3 के बराबर। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए, बड़े सवालों में भी आ सकता है ये। तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, क्योंकि √3 के बराबर, यानी h बट्टे में b बराबर में a बट्टे में h के बराबर आ सकता है, जो हम लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा किसे, h की गुणा h से करेंगे तो h² हो जाएगा, a की गुणा b से करेंगे तो ab हो जाएगा। अब हमें सिंपल h रखना है और स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, √, क्योंकि हमें सिर्फ h बताना ऊंचाई, और हमारा ऑप्शन अगर मिल गया है तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें √, का मान होता और हमें पहले ही मिल जाता तो हमारा सवाल पहले भी खत्म हो सकता था, लेकिन ऑप्शन मिला है तो वहीं पे समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे वाला सवाल नंबर 18 है, उसमें हमें दिया है एक खंबे की परछाई की लंबाई तो 2 मीटर है, सूर्य का कोण भी 60 डिग्री दिया हुआ है, खंबे की लंबाई हमें बतानी है। तो देखो सिंपल सा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। प्रश्नावली 9 से सवाल जो है, इसमें खंबा है, उसकी परछाई 2 मीटर है। देखो परछाई तो नीचे रहेगी हमेशा धरती पर, 2 मीटर आधार हो गया, कोण 60 डिग्री का है, चलिए ये भी ठीक है। हमें खंबे की लंबाई बतानी है, यानी कि खंबे की ऊंचाई। तो हम क्या लेते हैं, लंब और आधार ले सकते हैं, और लंब h और आधार 2 मीटर है, और लंब बटा आधार किस में आता है, लंब बटा आधार आता है tan में, और कितने डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर h बटा 2 बराबर में tan 60 का मान होता है √3। तो h है, ये 2 जो भाग में था वो चला जाएगा गुणा में, और √3 वैसे का वैसा, तो ऊंचाई आ गई 2 √3 मीटर। तो ये तो सिंपल सा मिल गया हमें, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, वो हम टिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पहला सवाल है बहुविकल्पीय प्रश्न, वो होते हैं हमारे समाप्त।